सो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अनमोल अग्रहरी में। तो हम कर रहे थे हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1, द कोल्ड वॉर इरा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूबा जो है वो एक आइलैंड कंट्री है कैरेबियन आइलैंड्स के पास में। अगर मैं आपको वर्ल्ड के मैप में दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा आपको जो कंट्री दिख रहा है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, यहाँ पे यही हमारा क्यूबा है जो यूएस के बहुत करीब है। आप अच्छा से देख लें, ये हमारा वर्ल्ड मैप है और ये हमारे वर्ल्ड मैप में यहाँ पे क्यूबा लोकेटेड है। तो जो हमारा क्यूबा है वह एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। तो ये बात अप्रैल 1961 की, कब की बात है? अप्रैल 1961 की। अप्रैल 1961 में क्या होता है कि जो हमारा जो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, वो उसको क्या होता है कि एक टेंशन होता है, मतलब कि उसको एक चिंता जगती है। तो यूएसएसआर के जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट था उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। ये जो हमारी जो निकिता क्रुश्चेव थी वो यूएसएसआर की प्रेसिडेंट थी उस टाइम पे। और जो हमारे थे जॉन एफ कैनेडी, ये जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट थे। और जो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फिडेल कास्ट्रो। तो जो निकिता क्रुश्चेव थी उनको एक टेंशन हुआ कि क्या हो कि जो हमारा जो क्यूबा है वो आप देख सकते हैं कि यूएसए के इतने पास में है और ये एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कंट्री था जो यूएसएसआर के पैटर्न को फॉलो करता था और यूएसएसआर से हेल्प लेता था। तो इसको टेंशन हुआ कि क्या हो अगर क्यूबा पे यूएसए कुछ करके क्यूबा में तख्ता पलट कर दे और अपना गवर्नमेंट बना दे, फिडेल कास्ट्रो को हटा दे। क्योंकि क्यूबा जो है इतना छोटा सा कंट्री होते हुए यूएसएसआर इतने बड़े देश के पास में होके अपने दुश्मन की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो। तो ये तो एक लॉजिक कॉमन सी बात हो गई कि अगर कोई आपका करीबी अगर आपके दुश्मन को सपोर्ट करता है तो आप तो चाहोगे कि उस करीबी को हटाए या किसी तरह से ख़त्म करे। तो इसी तरह क्यूबा में उस टाइम पे हुआ था। तो क्या हुआ था कि निकिता क्रुश्चेव जो थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1962 में, किस ईयर? 1962 में। आपको यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट्स हमेशा पूछेंगे एग्जाम में। और 1962 में क्या होता है कि जो निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने सोचा क्या कि क्यूबा को क्या करते हैं, क्यूबा को रशियन मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि क्यूबा में ना न्यूक्लियर वारहेड्स को इस्टेब्लिश कर दिया। क्या है इस्टेब्लिश कर दिया? न्यूक्लियर वारहेड्स तब जानते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स को यहाँ पे अति कर दिया कि अगर यूएसए कुछ करता है तो यहाँ पे रहेगा, हम यूएसए पे अटैक कर सकते हैं। और जो पहली बार यूएसएसआर जो था, जो इतना दूर था, आप देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में, आप देखोगे तो और पता चल जाएगा कितना दूर है। तो यूएसएसआर पहली बार इतना करीब से यूएसए के जितना भी बड़ा सिटी था वो सबको अपने मिसाइल के अंडर में ले सकता था। मतलब कि अगर यहाँ से लॉन्च करे तो उसका बड़ा से बड़ा शहर भी मिसाइल के जद में आ सकता था। तो इसने यहाँ पे क्या किया कि इस्टेब्लिश कर दिया अपना मिसाइल को। उसके बाद क्या होता है कि लगभग 3 हफ्तों के बाद जो है ना यूएसए को पता चलता है कि जॉन एफ कैनेडी रहते, यूएसए को पता चलता है कि यूएसएसआर ने यहाँ पे मिसाइल को लगा दी। अब तो यूएसए का तो पूरा सर चकरा जाता है, वो सोचता है ये क्या हो गया, मतलब यूएसए एकदम बौखला सा जाता है, एकदम डर सा जाता है कि यूएसएसआर इतना नज़दीक आ गया। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एफ कैनेडी, वो तुरंत ऑर्डर कर देते हैं कि अपने मिलिट्री को रेडी रहने के लिए। और वो ये भी ऑर्डर कर देते हैं कि यूएसएसआर की तरफ से अगर कोई भी वारशिप आती है, कोई भी शिप आते हुए अगर यूएसएसआर का देखा जाता है तो उसको वहाँ पे मिलिट्री एस्टर्नल आता है तो उसे यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर दिया जाए। ये हो जाता है, उस पर दोनों में एकदम गर्मा गर्मी हो जाता है। यूएसए एकदम फोर्स करता है कि यहाँ से मिसाइल हटाने के लिए, यूएसएसआर नहीं हटा रहा होता है तो यूएसए अपना ऑर्डर कर देता है। और ये भी माना जाता है कि उस टाइम पूरा आर्मी दोनों की रेडी हुई थी। जो जॉन एफ कैनेडी थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे कि अगर युद्ध होता है तो वो बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे क्या दिखा था, एक मतलब कि लगा था कि एक बहुत बड़ा वार हो सकता है। पूरा दुनिया डर से गई थी कि पूरा दोनों कंट्री एक दूसरे के एकदम आमने सामने खड़े हो गए थे और बहुत कॉन्फ्लिक्ट टेंशंस हो गया था पूरे वर्ल्ड में कि अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो फिर क्या होगा। अभी जस्ट दुनिया ने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 झेला था, अब वर्ल्ड वार 3 होता है तो फिर कंट्री का क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का क्या होगा। तो इसीलिए 19 जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग रोल मानते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारा दिखाता है कि कोल्ड वार के टाइम पे क्या हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना यूएसए डायरेक्ट हमला कर रहा है ना यूएसए, वैसे तो अभी यहाँ पे दोनों आमने सामने खड़े हैं, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूबा को लेकर के हैं।
तो यही हुआ था, तो इसे क्यों हम लोग जानते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि यूएसएसआर जो होता है वो अपना अति हटा लेता है, न्यूक्लियर वार हटा लेता है, और यूएसए भी मान जाता है। दोनों कंट्री लड़ाई ना करने को मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़ाई करेंगे तो दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो दोनों कंट्री लड़ाई ना करने को लेकर के राजी होते हैं। यूएसएसआर अपना मिसाइल हटा लेता है, क्यूबा में फिर से कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट आ जाती है, और मतलब कि क्यूबा पहले जैसे रहता है वहाँ पे हट जाता है। उसके बाद दोनों जो होता है मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो होता है, आमने सामने खड़े हुए थे, वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारा जो 19वीं सदी था उसने दो बड़े बड़े वर्ल्ड वार को झेला था, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। तो हमारा जो वर्ल्ड वार 1 था वो 1940 से 1918 के बीच तक चला था, और जो हमारा जो वर्ल्ड वार 2 था वो 1939 से 1945 तक चला था। और जो हमारा जो फ्रेंड्स हमारा जो कोल्ड वार था वो 1945 से लेकर के 1991 के बीच तक चला था, जो टोटल 46 ईयर्स होता है। तो इतना सालों तक हमारा कोल्ड वार का पीरियड चला था। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है उसके बाद हमारा जो होता है वो कोल्ड वार शुरू हो जाता है, और 1991 में यूएसएसआर के डिसमेंटलिंग से हमारा जो वर्ल्ड वार, तो जो हमारा वर्ल्ड वार 2 था वो दो मेजर पावर, एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में लड़ा गया था। तो जो हमारा एलाइड पावर था, मित्र राष्ट्र, उसमें यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। तो आप सबको पता ही है हमारा एलाइड पावर था उसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस थे, और एक्सिस पावर में हमारा जर्मनी, इटली और जापान था। यूएसए जो था, तो यूएसए आपको पहले मैं ये बता दूँ कि वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म कैसे होता है। तो 9 अगस्त 1945 एंड 15 अगस्त 1945, इन दोनों डेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इन दोनों डेट को क्या होता है कि अमेरिका जो था हमारा यूएसए, उसने जापान के ऊपर दो न्यूक्लियर वेपन्स गिराए थे, जिसका नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। इस दो नाम के दो न्यूक्लियर वेपन को जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, जिससे हमारा वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ था। और कुछ यहाँ पे कुछ लोग क्रिटिक्स ये देते हैं कि यूएसए ने ये बम जो गिराया था वो अपना सुप्रीम दिखाने के लिए, कि देखो यूएसए कितना पावरफुल है, इसलिए गिराया था। बम गिराना कोई ज़रूरी नहीं था, मतलब जापान जो था वो सरेंडर करने ही वाला था, जापान हार मानने ही वाला था, पर यूएसए ने अपना पावर दिखाने के लिए, और जो यूएसएसआर था वो अपना पाँव एशिया में ना पसारे, वहाँ पे वो अपना मिलिट्री गेन ना कर पाए, इसलिए दिखाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक ही पावर में होने के बाद यूएसए यूएसएसआर में यहीं से एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कैसे यूएसए ने इसे गिराया था ताकि यूएसएसआर अपना गेन ना पाए। लेकिन यहाँ पे यूएसए ये सफाई देता है कि नहीं, युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए बॉम्ब गिराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे एलाइड पावर के आर्मी और लोग मर रहे थे अमेरिकन। सो कारण जो भी हो, अब हम आगे का बात करते हैं। तो जब हमारा 1945 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है, तब 1945 के ख़त्म होने से हम कोल्ड वार का बिगनिंग मानते हैं। कैसे? तो जब 1945 में जब ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम वर्ल्ड, ये तो जर्मनी, जापान और इटली तो पहले ही हार मान चुका था। जर्मनी और जापान के डिफीट होने के बाद वर्ल्ड में 4 सुपर पावर बचते थे। तो उस टाइम पे जो मतलब कि एलाइड पावर जीत गया था, तो 4 सबसे पावरफुल कंट्री बने थे। तो जो हमारा यूएसएसआर था, इसको जो था ना, इसको वॉर से कोई खास मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, लोग इसके भी मरे थे, पैसा ये भी इसका भी लगा था। पर यहाँ पे जो यूएसए और यूएसएसआर था, इसने युद्ध में हम यूरोप को अपना बहुत सारा हथियार वेपन्स बेचा था, जिससे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था। दूसरा अगर आप देखिए तो जितना भी वर्ल्ड वार हुआ था, मतलब कि जितने भी लड़ाइयाँ हुई थी वो यूएसए के ऊपर नहीं हुई थी, यूएसए यूएसएसआर की ज़मीन के ऊपर नहीं हुई। तो जितना भी होता यूरोप में हुआ था, एशिया में हुआ था, इससे बीच में हुआ था। तो यूएसए यूएसएसआर के कुछ वहाँ पे अगर शहर पे बम नहीं गिरेगा तो ना शहर में बिल्डिंग गिरेगा, तो वैसा कुछ खास इन लोग को अथी नहीं हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जो ब्रिटेन और फ्रांस था वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका था। और जितने भी वर्ल्ड वार हुए थे, सब बॉम्ब, सबका खर्चा ब्रिटेन और फ्रांस को ज़्यादा पड़ा था, और यूएस ने प्रॉफिट कमाया था वार से। तो जो ब्रिटेन फ्रांस पूरी तरह से खत्म हो गए थे, भले इन्होंने वार जीत लिया था, पर ये मतलब कि बहुत क्या बोले कि तबाह हो गए थे। तो इन दोनों को ये नहीं था। तो उसके बाद यूएसए यूएसएसआर था। तो इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। 2 आइडियोलॉजी थी उस टाइम, कैपिटलिज्म, इसका बात तो मैंने पहले भी किया है। 2 आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिज्म और सेकेंड थी हमारी कम्युनिज्म।
कम्युनिज्म। तो जो हमारी कैपिटलिज्म थी वो यूएसए की आइडियोलॉजी थी, और जो कम्युनिज्म था जो यूएसएसआर की थी। तो यहाँ पे इसी को लेकर के आइडियोलॉजिकल वार हो जाता है इन दोनों कंट्रीज में। जो हमारा यूएसए होता है वो बोलता है कि पूरा वर्ल्ड को कैपिटलिज्म होना चाहिए, कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करना चाहिए और ओपन मार्केट होना चाहिए। कम्युनिज्म होता है तो वो बोलता है कि हम पूरे वर्ल्ड को कम्युनिस्ट होना चाहिए और कम्युनिज्म पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूँ, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है। तो कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो सब प्राइवेट सेक्टर में होता है। मतलब जितनी भी जैसे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, या जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, वो सबके मालिक प्राइवेट होंगे। मतलब इंडिविजुअल होगा, पूरा फ्री मार्केट रहेगा और आपको वहाँ पे जाना है, अपना बिजनेस करिए, प्रॉफिट कमाइए, सरकार को टैक्स दीजिए, बाकी जो प्रॉफिट होगा आप कमाइए। मतलब कैपिटलिज्म का मेन मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। बट कम्युनिज्म बिल्कुल इससे अपोजिट होता है। कम्युनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स वो सब में गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पूरा पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वहाँ पे कोई भी प्राइवेट व्यक्ति कोई वहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकता है, कोई कॉलेज नहीं खोल सकता है, कोई यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, बड़ी कंपनियाँ नहीं बना सकता, वो सारा गवर्नमेंट ही करेंगे। और यहाँ पे सारा इक्विटेरियल सोसाइटी होगा। तो इन दोनों में बेसिकली ये होता है, अभी आप इतना ही समझिए। तो कैपिटलिज्म यूएसए बोलता था कि नहीं भाई हम जीते, हम बहुत पावरफुल है, तो आप कैपिटलिज्म को फॉलो कीजिए। यूएसए साहब बोलता था नहीं भाई हम भी तो जीते वर्ल्ड वार वन में, देखो तो कम्युनिज्म को फॉलो कीजिए। तो इसी को लेकर के यूएसए और जो हमारा यूएसएसआर था, इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वार छिड़ जाता है कि नहीं भाई मैं सुप्रीम हूँ या तुम सुप्रीम हो या तुम सुप्रीम हो। तो दोनों भाई, अगर आप देखेंगे यूएसए भी उस टाइम पे बहुत ताकतवर था, आज भी हमारा यूएसए बहुत पावरफुल है, और जो हमारा यूएसएसआर था वो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था और यूएसए को चैलेंज करता था। तो इसी को लेकर के इन दोनों कंट्री के बीच में टेंशंस, कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। जो यूएसए होता है ये क्या करता है कि वर्ल्ड में अपना अधिक करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, अपने पाथ लेता है और चाहता है कि लोगों को, मतलब जितने लोग से यहाँ पे मेरा मतलब कंट्री रहती है, वही कंट्री जो वो यूएसए को फॉलो करे, यूएसए का आइडियोलॉजी को फॉलो करे, कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाए। और इसका वापस वर्षा यूएसएसआर भी यही चाहता है कि भाई मेरा तुम फॉलो करो। तो इसके लिए ये जो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे अथी को कंट्रीज़ को कुछ फाइनेंशियल एड्स देते हैं और उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारा सुरक्षा भी करूँगा। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई इससे क्या होगा, भाई अब तुम मेरे को फॉलो कर, इससे क्या होगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितना आपके फॉलोअर्स होंगे आपको उतना ही पावरफुल माना जाएगा। भाई मतलब कि आप उससे ही ना पावरफुल बोलेंगे जितना लोग उसका बात मानते हो, जितना लोग इससे इन्फ्लुएंस हो। और उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर इतना ज़्यादा ताकतवर था कि पूरा वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को, वर्ल्ड के किससे भी हिस्से को इन्फ्लुएंस कर सकता था। मतलब यूएसए यूएसएसआर में कुछ भी होता था तो इसका असर पूरा वर्ल्ड पे देखने को मिलता था। तो अब हमारा जो कोल्ड वार है तो बेसिकली यही था, एक आइडियोलॉजिकल वॉर चला था जो लगभग 46 ईयर्स तक चला था। किस किस कंट्रीज़ के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो इसको आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द कोल्ड वार वॉज एन आइडियोलॉजिकल क्लैशेज बिटवीन द टू सुपर पावर नेशन द यूएसए एंड द यूएसएसआर। और इसको आप खुद से भी बना सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि द यूएसए थिंक्स दैट द लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वे आर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, और इसका वाइस वर्सा। तो यही था। अब जो हमारा कोल्ड वार था, ये तो हमने समझा कोल्ड वार था क्या, पर कोल्ड वार के बैकग्राउंड में बहुत चीज़ हुआ था। कोल्ड वार में क्या हुआ था, ये दोनों के अंदर आइडियोलॉजिकल वार हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये दोनों अपने बस कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस मिले तक, भाई तुम मेरा बात मानो, मैं तुम मेरे टेक्नोलॉजी को देखो। दोनों अपने टेक्नोलॉजी को, अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे। जितना जो ताकतवर होगा उसी को ना ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे। यूएसए अपने मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता था, यूएसएसआर अपने मिलिट्री पे बहुत खर्चा करता था। अपने न्यू वेपन्स को उस टाइम बनाए जा रहे थे, एटम बॉम्ब्स, न्यू बॉम्ब्स। उसी टाइम पे यूएसए ने अपना मदर ऑफ ऑल बम्स बनाया था, तो उसके अति में यूएसएसआर ने फादर ऑफ ऑल बम्स बनाया था। ऐसे ऐसे पूरा दोनों कंट्री लग गए थे, बस बनाते रहो और जितना पावरफुल होगा। दोनों एक दूसरे को बनाते भी थे, एक दूसरे को नीचा भी दिखाते थे। अगर यूएसए बनाता था तो उसका, अगर यूएसए ने एक बम बनाया तो यूएसएसआर उसके काउंटर करने के लिए दूसरा बम बनाता। देखो तुम्हारा बम तो इतना ही, इसको लेकर उस सदी में बहुत सारे बम डेवलप हो गए थे। तो इसी को लेकर के उसका ये एक हुआ था इंसिडेंट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोल्ड वॉर। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा यूएसए था और यूएसएसआर था, इनके बीच में कभी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुआ था। कभी यूएसएसआर डायरेक्ट नहीं लड़े थे,
इसी के लिए इसे कोल्ड वार कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट को नहीं हुआ था, पर गर्मा गर्मी थी, पर डायरेक्ट मिलिट्री तो नहीं ना जाके लड़ता है। यूएसए का आर्मी, यूएसएसआर आर्मी, वो दोनों जाके नहीं लड़े थे, पर इन्होंने खुद नहीं लड़ा था, पर पूरे वर्ल्ड में लड़ाई करवा दिया था, पूरे वर्ल्ड में टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दिए थे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, कितने सारे कंट्रीज़ को उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया था। मिडल ईस्ट आज भी इनकी वजह से पूरा बर्बाद है, जैसे कि अफ़गानिस्तान है हमारा, ये सब इन्हीं की वजह से बर्बाद हुआ था, जिसको हम आगे समझेंगे। जितने भी वर्ल्ड में उस टाइम पे कितने बड़े बड़े वॉर हुए थे, जो हमारा कोल्ड वार का ही नतीजा है। अफ़गानिस्तान वार, वियतनाम वार, उसके बाद ये कांगो वार, ये सब इन दोनों की वजह से ही हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी तीसरा को मारते थे। बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, खुद को सुप्रीम करना, इन दोनों का यही मोटिव था उस टाइम। तो इसी तरह यही हमारा कोल्ड वार था, जो लगभग 46 ईयर्स तक चला था। आपको बस इसी को याद रखना है। बाकी कोई डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लाऊंगा जिसमें मैं आगे का पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।